हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आ गए नए सेशन के लिए। क्या चल रहा था आपको पता है सभी को। बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। चैप्टर चल रहा है 12th का मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो बच्चे आज के सेशन में एकदम नए हैं, आज ही वीडियो देखना स्टार्ट किया है, तो भाई हम जो जेई मेंस और नीट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस कराते हैं। सामने बैठिए, वीडियो चलाइए, क्वेश्चंस जो हम कराते जा रहे हैं वो करते जाइए। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराए जाते हैं और बहुत अच्छे लेवल के अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे 12th में भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो भी यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन है। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं कि हमने इस फिफ्थ चैप्टर, ये फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, 12th का फिफ्थ चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन 20 तक लगा लिए थे, आज क्वेश्चन 21 पे है, ठीक है। उससे पहले 4 चैप्टर 12th के हो चुके हैं, तो उनको जाके आप देख सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं वो तो यहाँ पर देख कर ही पहुंचे होंगे। चलो करते हैं शुरू भाई। क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचे हैं हम और सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या दिया है। इसमें कहा है ए मैग्नेटिक फील्ड हैज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज। एक मैग्नेटिक फील्ड के पास हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। एक्सप्लेन ट्रू और फॉल्स। एक्सप्लेन करो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं लिखूंगा फॉल्स। क्यों? मैं वजह दे देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो भाई, जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से बनता है, जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। लाइंस इस तरह से चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर लाइन चलती है नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक लाइन पूरा एक लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन होती है वो हमेशा लूप में चलती है, मतलब वो जहां से चलती है घूम के वहीं वापस आ जाती है। तो ये जब चलती है यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर चलती है। तो इसी तरीके की एक लाइन नहीं, बहुत सारी लाइनें इस तरीके से ही चलती है, इस तरह से चलती है। ये लाइंस इस तरह से चलती हैं, ठीक। तो इसमें जब मैग्नेट में लाइंस चलती हैं, मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उसमें हमेशा एक तरफ नॉर्थ और साउथ होता है। सेम ऐसे ही अगर किसी सोलेनॉइड में या कॉइल में, ये कॉइल ले लो, कॉइल में मान लीजिए करंट है, तो उसमें भी लाइंस बिल्कुल इसी तरह से चलती हैं। लाइंस इधर से इधर आ रही हैं, फिर इधर से इधर जा रही है, पूरा एक लूप बना रही है। और तो कॉइल में से जिधर से लाइन बाहर आती हुई फील होती है और एक तरफ से लाइन अंदर जाती हुई फील होती है। तो उसमें एक तरफ साउथ बनता है और दूसरी तरफ नॉर्थ बनता है। जहां से लाइंस बाहर आती हुई फील होती हैं वहां पे नॉर्थ बनता है, और जहां पे अंदर जाती हुई फील होती है वहां पे साउथ बनता है। देखो ये इस तरीके से याद रखोगे, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल लाइन ऐसे ही चल रही है। इधर साउथ से नॉर्थ से निकलती हुई साउथ में जाती हुई लगती है, और इधर साउथ से नॉर्थ में अंदर जाती हुई लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें चलती है मैग्नेट में, बिल्कुल ऐसे ही कॉइल में और सोलेनॉइड में भी बिल्कुल ऐसे ही चलती है। उसमें भी एक तरफ नॉर्थ बनता है और एक तरफ साउथ बनता है। लाइनें भी बिल्कुल ऐसे चलती हैं, सोलेनॉइड के अंदर चलती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस तरह से चलती है लाइंस, इस तरह से लाइंस चलती हैं भाई, ठीक है। अब देखो हर जगह इस मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ साउथ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ साउथ है, इस मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ साउथ है। फिर हमने इसको फॉल्स क्यों लिखा? हर तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ है, हाँ है, यहां है। कुछ जगह ऐसी भी है जहां नहीं होता, क्योंकि इसने तो कहा है ए मैग्नेटिक फील्ड हैज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज। हमेशा नॉर्थ और साउथ होंगे, हमेशा नहीं होंगे। यहां तीनों केस में है नॉर्थ साउथ। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां नॉर्थ साउथ नहीं होते हैं बच्चों, वो केसेस बताएं आपको। तो उसमें सबसे पहला केस है, जैसे ये एक वायर है, वायर में करंट चलता है। जब वायर में करंट चलता है तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, और वो कैसे आता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में, इस तरह से।
जिसके सेंटर पे वायर रखी है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बन जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें बन जाती हैं इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ऐसे, जैसे वायर है, वायर में करंट है ऊपर, तो ऐसे ऐसे लाइनें बन जाएंगी, ऐसे ऐसे। इसमें कहीं पर भी नॉर्थ और साउथ हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से लाइन इस पोल से और दूसरे पोल की तरफ जा रही है, या ये कह लीजिए कि कहीं से स्टार्ट होकर और फिर घूम के वहीं आ रही है। ये जहां से स्टार्ट हो रही है घूम के सर्किल में वहीं का वहीं आ रही है, आती तो सर उसमें भी ऐसे ही है, पर उसमें ऐसा लगता है कि सोलेनोइड के इस पॉइंट से निकली या मैग्नेट के इस इधर साइड से निकली और दूसरी साइड चली गई, फिर उसके अंदर चली, फिर इधर से निकली, फिर दूसरी तरफ चली गई, फिर उसके अंदर चली। इसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा कॉर्नर, ऐसा कोई एंड दिखाई नहीं देता, इसमें लाइनें बस ऐसे ऐसे सर्किल में घूमती रहती हैं, ऐसे ऐसे सर्किल में कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाती हैं और ऐसे घूम। तो यहां पे कोई नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्थ एंड साउथ नॉट एग्जिस्ट। यहां पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसलिए हमारा इसका आंसर फॉल्स होगा। एक्सप्लेन कर दिया आपको। कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगे जैसे मैग्नेट का, कॉइल का और सोलेनॉइड का, इनमें नॉर्थ और साउथ बनते हैं, लेकिन जब वायर में मैग्नेटिक फील्ड फैलता है तो उसमें नॉर्थ साउथ नहीं बनते हैं। तो इसलिए जहां नॉर्थ साउथ नहीं बनते ऐसे भी मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट फिर है ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज पोल स्ट्रेंथ दिस, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल। बहुत आसान सा सवाल है। एक मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। जिस तरफ नॉर्थ होता है उधर की पोल स्ट्रेंथ +m होती है और जिधर साउथ होता है उधर की पोल स्ट्रेंथ -m होती है। इस डाइपोल की लेंथ, मतलब दोनों पोल्स के बीच का जो गैप है वो 20 सेंटीमीटर है, और पोल स्ट्रेंथ m की वैल्यू क्या दे रखी है, m की वैल्यू दे रखी 50 एम्पियर मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता ही है, डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप, या गैप कह लो या कह लो डाइपोल की लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ कितनी है, m की वैल्यू कितनी देर की 50, इनटू में इनके बीच का गैप कितना है, मतलब इसकी डाइपोल की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻²। अब ये 10⁻² से दोनों जीरो कट गई, 5 × 2 10 आ गया, m की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा लिया है, ठीक है। देखते हैं जरा सवाल क्या है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 का करते हैं पहले। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ होता है उसमें, एक तरफ साउथ होता है। जिधर नॉर्थ होता है उसका पोल स्ट्रेंथ +m और जिधर साउथ होता है उसका पोल स्ट्रेंथ -m। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट की ये यूनिट होती है। हैज पोल्स के बीच का गैप दिया है, हैज पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों पोल्स के बीच में 20 सेंटीमीटर का गैप है, ओके। कैलकुलेट पोल स्ट्रेंथ, बहुत आसान है। पोल स्ट्रेंथ m पूछी है, डाइपोल मोमेंट दिया है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू में डाइपोल की लेंथ या दोनों पोल्स के बीच का गैप। तो डाइपोल मोमेंट तो ये दे रखा है, रख दो यहाँ से 20। पोल स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, दोनों के बीच का गैप दे रखा है 0.2, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया मैंने, इसको इसके अपॉन में ले जाओ, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी 20/0.2, पॉइंट हटाओ 10, 2 से इसको काटो 10, 10 × 10 100 एम्पियर मीटर। ये आपका आंसर आ गया। चलो जी अगला सवाल, बहुत आसान था ये भी। आगे है, हाउ डज द
फर्स्ट पॉइंट है पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट ऑफ ए बार मैग्नेट चेंजेस इफ इट कट इनटू टू इक्वल पीसेस ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ एंड अलोंग इट्स लेंथ। देखो ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर एक मैग्नेट को उसकी लेंथ से ट्रांसवर्स मतलब बीचों बीच से, लेंथ तो इसकी ऐसे है, ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे परपेंडिकुलरली उसको काट दिया जाए, तो उसका पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट कितना बदलेगा, कितना चेंज होगा। देखो मान लो इसकी पोल इधर की स्ट्रेंथ है +m और इधर की -m, जब आप इसको ऐसे तोड़ोगे ना तो इसकी पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलती। अच्छा इसकी लेंथ मान लो यहां से यहां तक L है, ठीक है। फिलहाल इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ और इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप है L, तो फिलहाल इसका पोल स्ट्रेंथ इसका डाइपोल मोमेंट ml है। फिलहाल इसको तोड़ दो ऐसे, बीच में से हमने इसको तोड़ दिया, तोड़ते ही ये दो मैग्नेट बन गई ऐसे, लेंथ आधी हो गई, पर पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है जो यहां का एरिया होता है। अब जब आपने उसको ऐसे तोड़ा है, तो इसका मतलब सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपने इसको इस तरह से तोड़ा है, ऐसे तोड़ा है, तो इसमें जो पोल स्ट्रेंथ है आपकी वो नहीं बदलती। पोल स्ट्रेंथ इस एरिया के बदलने से बदलती है। अब ये एरिया तो यहाँ पे भी झुका तो ही है, यहाँ पे थोड़ा ही ना कोई फर्क पड़ गया इस एरिया पे, ये अब भी है, तो पोल स्ट्रेंथ अब भी उतनी रहेगी प्लस है। मैंने ये भी बताया था अगर मैग्नेट को तोड़ोगे तो दोनों ही पोल बन जाएंगे, तो इस पे एक यहाँ -m बन गया, ऐसे यहाँ +m बन गया और इधर -m था ही, तो अब ये दो मैग्नेट बन चुकी है, ऐसे तोड़ के बीच में से दो मैग्नेट बन गए। क्या चेंज हुआ, पोल स्ट्रेंथ चेंज हुई नहीं, m चेंज नहीं हुआ, नॉट चेंज, m चेंज नहीं हुआ, पोल स्ट्रेंथ। अच्छा कैपिटल M चेंज हुआ, हाँ क्यों, क्योंकि लेंथ आधी रह गई, इसकी लेंथ कितनी रह गई, पूरी लेंथ कितनी थी L, अब है L/2। तो अब अगर इसका नया डाइपोल मोमेंट निकालें तो वो आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप L/2, तो ये आ जाएगा ml/2। ml क्या था, कैपिटल M/2। इसका मतलब इसको जब किसी भी मैग्नेट को बीच में से ब्रेक करोगे तो उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो आधा हो जाएगा, लेंथ के आधे होने की वजह से। पोल स्ट्रेंथ नहीं बदलती पर डाइपोल मोमेंट आधा हो जाता। अब फिर इन्होंने कहा कि अगर उसको इस तरह से काटें, मैग्नेट को ऐसे काटें, लेंथ के अलोंग काटें, दूसरा केस दिया इन्होंने यहां कि जब उसको अलोंग इट्स लेंथ काटें, तो तब क्या होगा, तब पोल स्ट्रेंथ बदलती है, क्योंकि उस केस में देखो इधर का पोल स्ट्रेंथ +m, इधर का -m, जब आप इसको ऐसे काटोगे तो ये एरिया ना आधा हो जाएगा इसका, ये वाला एरिया, तो एरिया आधा हो जाएगा, तो ये मैग्नेट ऐसी हो जाएगी, आधी आधी इधर आधी इधर, ऐसे कट जाएगी। तो अब इसका पोल स्ट्रेंथ यहाँ +m/2, इसका -m/2, इसका पोल स्ट्रेंथ +m/2, इसका -m/2, ऐसे हो जाएगी। तो पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो जाती है, और m को भी निकाल लो, पहले m कितना था, कैपिटल M, तो इसकी लेंथ थी यहां से यहां तक L, m कितना था ml, और अब कैपिटल M कितना होगा इसका, अब इसकी पोल स्ट्रेंथ m/2 इनटू में लेंथ वही की वही है, लेंथ तो नहीं बदली ना, यहां से यहां तक देखो L है दोनों पोल्स के बीच की, तो इनटू में L, ml/2। यार मैग्नेटिक मोमेंट तो अब भी आधा हो रहा है, पहले वाले केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो रहा था और अब इस केस में भी मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। चाहे मैग्नेट को ऐसे काट लो चाहे ऐसे काट लो, मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो रहा है अगर बीचों बीच से काटोगे, लेकिन पोल स्ट्रेंथ ऐसे काटने पर नहीं बदलती, ऐसे काटने पर आधी हो जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। इसने दोनों केस दिए तो दोनों केस मैंने आपको समझा दिए बच्चों। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं, मैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, जरा सवाल को समझते हैं क्या दिया है। सॉल्यूशन, इसने कहा ए थिन बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक पतली बार मैग्नेट है
और उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। जो वो बोलता जाएगा मैं पहले उसको लिखता जाऊंगा। एक तरफ इसमें नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ होगा। मान लो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। अब इसने बोला इज बेंट एट द मिड पॉइंट। इसका जो बीच वाला पॉइंट है, यहां से हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे है ये, ऐसे मोड़ दिया इसको, ठीक है। बेंट एट द मिड पॉइंट सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। इस तरह से मोड़ दिया कि अब इसका जो एंगल है यहां पे ये 60 डिग्री है, ऐसे इस तरह से 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की लेंथ बतानी है। अच्छा देखो, ये नॉर्थ तो यहीं रहेगा, ये साउथ, यहां कोई नया पोल नहीं बनेगा। आप सोचो कि ऐसे उसको मोड़ दिया तो यहां नया पोल बन जाएगा, नहीं। पोल हमेशा तब बनते हैं जब मैग्नेट को तोड़ दिया जाए। अगर उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर नया पोल बन जाता है। अब यहां नया पोल नहीं बनने वाला। ये मैग्नेट है, बस इसकी शेप ऐसी हो गई, पहले ऐसे सीधी थी, अब ये शेप ऐसे हो गई। समझ गए ना मेरी बात। अब इसने पूछा है, अच्छा एक बात बताओ, अगर बीचों बीच से मोड़ा तो इधर की लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, इधर की भी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, और दोनों पोल्स के बीच का जो ये गैप है, ये इस मैग्नेट की लेंथ होगी। क्योंकि ये इन्होंने कहा, ये आपने इन्होंने पूछा मैग्नेट की लेंथ क्या मानी जाएगी। पहले तो मैग्नेट की लेंथ क्या थी, नॉर्थ से साउथ तक। देखो याद रखो, मैग्नेट की लेंथ होती है जो उसके दोनों पोल्स के बीच का गैप होता है। तो पहले ये कितना था, यहां से नॉर्थ से साउथ 20 था, लेकिन अब जब इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे आ गई, अब नॉर्थ और साउथ के बीच का जो ये गैप है ये x है मान लो। अब मैग्नेट की लेंथ है ये, यही मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ, तो ये कितनी होगी अब सोच के बताओ। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। एक बात सोचो, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 60 और ये x। अब सोच के बताओ, ये आमने सामने की साइड बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो फिर तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 180। अब जब ये भी 60 ये भी 60 हो गया, तो ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो तीनों साइड इसकी क्या हो जाएंगी, बराबर। ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी बच्चों 10 हो जाएगी। तो पहला आंसर आ गया, मैग्नेटिक लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। मतलब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ा, इसने पूछा रेशियो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ये इनिशियल लिखा हुआ है, आई है ये, आई। रेशियो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट। पहले जब ये मैग्नेट ऐसे सीधी थी तब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, और अब ये ऐसे हो गई तो अब कितना है। बहुत आसान है। पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इनिशियल, m i कह दो, तो वो क्या होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ m इनटू में दोनों पोल्स के बीच का गैप 20 को मीटर में चेंज कर लो, 0.2 मीटर, तो ये m i आ गया। अब जब इसको ऐसे मोड़ दिया तो अब इसका एम एफ का मतलब है फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट। पोल स्ट्रेंथ तो वही है, प्लस एम माइनस एम, तो वही है एम इनटू, लेकिन दोनों पोल्स के बीच का गैप इस बार एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10। 10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1, ठीक है। दोनों का रेशियो पूछा, इनिशियल एंड फाइनल। एम आई अपॉन में एम एफ। एम आई की वैल्यू एम इंटू 0.2 और एम एफ की वैल्यू है m इंटू 0.1। एम से एम कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, आंसर आ गया 2। मतलब आप इसको 2/1 या 2:1 भी कह सकते हो, दोनों का रेशियो आ गया। तो एकदम आसान सा सवाल था, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था बच्चों। चलो अगला सवाल लगाते हैं। चलो भाई, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है ना। करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है इसने, टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स विद ए लेंथ 100 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड फ्रीली विद देयर लाइक पोल्स
facing in a vertical glass tube. The upper magnet hang in air above the lower one, so that the distance between the nearest pole of the magnet is 3 mm. If the pole strength of the pole of these magnets is 6.64 ampere meter, then determine the force between two magnets. देखो दो आइडेंटिकल मैग्नेट है, लेंथ दोनों की दे रखी है 100 सेंटीमीटर, मैग्नेट्स विद ए लेंथ 100 सेंटीमीटर आर अरेंज्ड आइडेंटिकल, एक जैसी है, लेंथ भी दे रखी है उनकी, फ्रीली विद देयर लाइक पोल्स फेसिंग इन ए वर्टिकल ग्लास ट्यूब. एक वर्टिकल ग्लास ट्यूब रखी है ऐसे, ठीक है. इसके अंदर इन दोनों मैग्नेट को इस तरह से लगा दिया. ये मैग्नेट है, मान लो इधर इसका नॉर्थ है, इधर भी, इधर साउथ है. इसके ऊपर से दूसरी मैग्नेट डाल दी इस तरह से. ये नॉर्थ के सामने नॉर्थ, साउथ, क्योंकि आमने सामने इन्होंने कैसी है, हाँ आमने सामने जो है इन्होंने लाइक पोल्स को फेस किया है, नॉर्थ के सामने नॉर्थ लगा दिया. इन्होंने कहा द अपर मैग्नेट हैंग इन एयर. सिंपल सी बात है, नीचे एक मैग्नेट है, ऊपर से एक मैग्नेट रख दी, तो ये इस पे चिपकेगी तो है नहीं, क्योंकि नॉर्थ के सामने नॉर्थ है, तो ये हवा में तैरती रहेगी. हैंगिंग इन एयर, ये नीचे टिकी हुई है, ये तो बेस पे यहाँ टिकी हुई है, लेकिन ये ऊपर हवा में तैर रही है. बीच में इनके यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, ठीक है, ठीक है. हैंगिंग इन एयर, ठीक है. अब इन्होंने कहा द अपर मैग्नेट हैंग्स इन एयर अबव द लोअर वन, नीचे वाली मैग्नेट से ऊपर वाली मैग्नेट हवा में तैर रही है, ठीक है. सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट पोल ऑफ मैग्नेट, दोनों पोल्स के बीच, नियरेस्ट पोल के बीच 3 mm की डिस्टेंस है. इफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ द पोल ऑफ दीज मैग्नेट्स इज 6.64 एम्पियर मीटर, मतलब यहाँ की जो पोल स्ट्रेंथ है दोनों की सेम ही होगी, इधर की इसकी प्लस m और इसकी भी प्लस m, इसकी माइनस m, इसकी माइनस m. तो ये m की वैल्यू जो दे रखी है पोल स्ट्रेंथ, वो 6.64 एम्पियर मीटर दे रखी है. ओके, देन डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स. इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स बताना है बच्चों, ठीक है. बहुत आसान सा सवाल है. तो आखिरकार इसको करेंगे कैसे? आसान तो है, चलो, लेकिन आप याद करो, आपको क्लासरूम में बताया गया होगा कि जिस तरह दो चार्ज के बीच में फोर्स आप निकाल सकते हो कूलाम्स लॉ से. मान लो एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, और उनके बीच में मान लो अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्शन का फोर्स लग सकता है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. इनके बीच में गैप है R. तो इसी तरीके से दो पोल्स के बीच में, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, इधर की जो M1 है पोल स्ट्रेंथ, इधर की M2 है, क्योंकि ये अलग मैग्नेट है, ये अलग मैग्नेट है. हो सकता है दोनों एक जैसी हो, तो दोनों में MM आ जाएगा. अब इनके बीच में जो गैप है वो R है, तो इनके बीच में भी फोर्स निकाला जा सकता है. ऐसा ही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है, Q1 Q2 की जगह M1 M2 और अपॉन में R स्क्वायर. अब यहाँ पे लेकिन कहानी ये बनेगी कि सर ये तो एक सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में थोड़ा ही ना, इस नॉर्थ का इस साउथ पे भी लगेगा, इस साउथ का इस साउथ पे लगेगा, इस साउथ का इस नॉर्थ पे लगेगा. नहीं, वे बहुत दूर है. इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो इन दोनों पोल्स की वजह से होगा, इसकी और इसकी. क्यों? क्योंकि ये बहुत पास है. अब आप खुद सोचो, ये मैग्नेट की लेंथ 100 सेंटीमीटर 100 mm है, 100 mm, इसकी भी 100 mm है. तो ये साउथ और साउथ ये तो बहुत दूर हो गए. दूर जाने पर फोर्स कम हो जाता है. इतना कम हो जाता है, जब इतना दूर चले गए तो इतना कम हो जाएगा कि हम उसको छोड़ सकते हैं. तो हम ये जो पास वाले नॉर्थ नॉर्थ हैं, केवल इनके बीच में फोर्स निकालें तो वही अप्रोक्स इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में लगने वाला फोर्स होगा. तो कितना होगा वो फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू रखो यहाँ पे, वो होती है 10⁻⁻7 इंटू M1
इस पोल की स्ट्रेंथ वो कितनी दे रखी है 6.64 इंटू दूसरे पोल की स्ट्रेंथ भी सेम यही है 6.64 और अपॉन में आर स्क्वायर, आर है इनके बीच का 3 mm, तो 3 का स्क्वायर तो वो हो गया 9 mm को चेंज करो, mm स्क्वायर को चेंज करो मीटर में तो 10⁻⁻6 ये इससे कटा, ये बची ऊपर 10⁻⁻1 इंटू 6.64 इंटू 6.64 और अपॉन में 9। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 1 मिनट मुझे यूज करना पड़ेगा कैलकुलेटर। चलो जी कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो ऊपर है 6.64 मल्टीप्लाई 6.64 डिवाइड 9, 4.9 के करीब आ रहा है और 10⁻⁻1 4.9 इंटू 10⁻⁻1 इसको 0.49 न्यूटन कह सकते हैं, अप्रॉक्स ही आ गया भाई। तो ये आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा सवाल था, पर हाँ ये देखने वाला पॉइंट था कि यहाँ पे इन पोल्स के बीच में ही लगने वाला फोर्स कंसिडर होगा, बाकी पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, वो पोल्स इतनी दूर चले गए कि वो फोर्स बहुत कम हो गया तो उसको छोड़ दिया। हाँ अगर ये मैग्नेट साइज में छोटी होती दोनों ही तो फिर हमें वो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ता, बाकी के पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स भी कंसिडर करना पड़ता। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, चल रही है हमारी वीडियो, ठीक चल रही है। चलो चलो भाई क्या बोला इसने, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, एक कॉइल है 100 टर्न्स की है, ठीक है, हैव एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस है, मतलब उसकी एवरेज रेडियस, इफेक्टिव रेडियस कुछ भी कह लो, कैरीज ए करंट 0.1 एम्पियर। तो एक कॉइल है, मान लीजिए ये है, कितने टर्न्स हैं 100 टर्न्स, ठीक है, करंट कितना है इसके अंदर आई, तो करंट की वैल्यू है इसके अंदर 0.1 एम्पियर की करंट की वैल्यू है, ठीक है। अब हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न इट एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है बी, उसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके, थ्रू 180 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, द प्लेन ऑफ कॉइल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल ऐसे रखी है मैंने और परपेंडिकुलर इसके लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉइल का जो एरिया होता है उसका वेक्टर भी उसके परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर भी इसी तरफ हो गया। तो फिलहाल एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, और इसको हमें 180 डिग्री घुमाना है। कॉइल ऐसे है, उसको ऐसे घुमा के ऐसे ले जाना है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रहेगा लेकिन कॉइल का एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, तो कॉइल को हमने इस तरह से घुमा दिया, इसका एरिया वेक्टर आ गया इधर और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो अब इनके बीच में ये एंगल हो गया 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। तो घुमाने में हमने कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यार कॉइल क्या होती है, कॉइल में जब करंट चलता है तो वो मैग्नेट बन जाती है, वो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसको सोचो, उसको घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है, फॉर्मूला याद करो, θ1 एंगल से अगर θ2 तक घुमाना है तो हमें वर्क करना पड़ता है mb cos θ1 माइनस cos θ2, हमें ये वर्क करना पड़ेगा, जहां m क्या है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो चलो पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता था NIA, n है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, I उसके अंदर का करंट 0.1 एम्पियर, और ए एरिया 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 नहीं दिया, रेडियस दिया है ना शायद, हाँ रेडियस है ना ये 5 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दी 5 सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 और उसका स्क्वायर। तो सॉल्व करके देखो, ये 10 पाई इंटू में 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4,
तो ये बन गया सॉल्व करके 250 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई, बिल्कुल ठीक। चलो अब ये रखो यहाँ 250 पाई इंटू में b कितना था यहाँ पे 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो cos θ1 पहले कितना एंगल था इसका, शुरुआत में एंगल 0 डिग्री पे एंगल पे थी cos 0, और अब घुमा के कितने पे कर दिया 180 पे cos 180। चलो 250 1.5 इसकी मल्टीप्लाई, चलो सबके एक साथ कर लेंगे, इनटू में पाई 3.14 लिख लो, इनटू में 1.5, cos 0 तो हो गया 1, और cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये 250 इंटू में 3.14 इंटू में 1.5 इंटू में 2, सबकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 250, एक चीज रह गई 250 10⁻⁻⁴ भी था ये, 250 इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴। चलो भाई 250 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 2 मतलब 3 कर दो सीधा, 1.5 इंटू 2 3 हो गया, तो ये आ गया 2355 इंटू 10⁻⁴ जूल। इसे लिख सकते हैं 2.35 इंटू 10⁻⁻1 जूल, या सीधे लिख दो 0.2355 जूल। ये आपका आंसर बन गया बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, एकदम आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो आसान सा सवाल है, क्या दिया है, ए मैग्नेटिक निडल इज फ्री टू ऑसिलेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर दी नहीं आपको, कोई नहीं मैं बना देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड यहां लगा हुआ है बी, और उसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल दी हुई है इस तरीके से, उसके एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, और वो उसमें लगातार ऑसिलेट करे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ और ऐसे ये रखी हुई है, अगर इसको जरा सा हिला के छोड़ दे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, याद करो वो क्या था, 2 पाई, कैलकुलेट भी करके दिखाया था, 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी, ये था फॉर्मूला। आई क्या था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम उसका मैग्नेटिक मोमेंट, और बी जिस फील्ड के अंदर वो ऑसिलेट हो रही है। ये पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था कल वाली वीडियो में मैंने, कल या परसों वाली में। ठीक है, चलो अब पूछा क्या है इसने, यही फॉर्मूला लगाएंगे, t = 2 पाई अंडर रूट में, ये टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन का टाइम, आई अपॉन में एम बी। अब इसने दिया क्या क्या है, ए मैग्नेटिक निडल फ्री टू ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म फील्ड एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम की वैल्यू दे रखी है 7.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दे रखा है 6.5 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन 5 सेकेंड इज 10, मतलब 10 ऑसिलेशन कितने में, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में लगाता है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है एक ऑसिलेशन का टाइम, एक ऑसिलेशन का, तो 10 ऑसिलेशन का टाइम तो 5 सेकेंड है, तो एक ऑसिलेशन का कितना होगा 5/10 कर दो, तो 0.5 सेकेंड। ये किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल टी की वैल्यू आ गई। एक ऑसिलेशन के टाइम को क्या कहते हो आप, टाइम पीरियड। उठा के यहां रख दो, 0.5 = 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन एम बी, आई की वैल्यू कितनी थी 6.5 इंटू 10⁻⁻6, और अपॉन में एम कितना है, एम 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 एम
ये 7.2 और b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चलो जी, एक काम करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर। अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 65 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 72b। अब इस b को यहाँ ले जाओ, इसे इसके नीचे ले जाओ, तो b इक्वल्स टू आ गया 4 पाई स्क्वायर इंटू में 65 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 72 इंटू 0.25। चेक करो यही आ गया कि नहीं। इस b को यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले गए इसकी जगह। अब एक काम करो, ये पॉइंट हटाओ, 10 100 लिख दो, 25 से 100 को काटो 4, ठीक है, 4 से इसको काटो, 18, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है? हाँ, 2 से काट लो, ये 9 हो जाएगा, 2 से काट लो, ये 2 हो जाएगा। ऊपर क्या क्या बचा? 2 इंटू में पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्स 10 होती है, मैं 10 ले लेता हूँ, 65 ओके, और 10⁻⁻6, बाकी सब कट चुका है, अपॉन में बचा केवल 9। ठीक है जी, ओके। ये आ गया 65 इंटू 2 130, और 10 से मल्टीप्लाई तो 1300 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 9। इसको सॉल्व करोगे, 9 से काट दो, वन 144 इंटू 10⁻⁻6, शायद यही बैठ रहा है, ये 144 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। चेक करो ये बैठ रहा है। एक बार मैं इसको जरा इस पे भी करके देख लेता हूँ, यही बन रहा है कि नहीं। हाथ से कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 20 मल्टीप्लाई 65 और डिवाइड 9, हाँ यही बैठ रहा है। सही है, सही है, सही है। चलो जी, ठीक है, समझ में आ गया ये आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नया क्वेश्चन मैंने लगा दिया, जरा क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों क्या दिया है, ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, देख लिया। अब जरा समझो क्या है। ए शॉर्ट मैग्नेट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक छोटी मैग्नेट है, एसएचएम कर रही है इन एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटोमीटर एक मशीन होती है, उसके अंदर ऐसे मैग्नेट लगी हुई होती है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा अलाइन रहती है। आपको पता ही है, मैग्नेट को अगर फ्री छोड़ोगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके रुक जाएगी, ऐसे रुकी हुई है वो। अगर उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो वो इस तरह से ओसिलेट होगी। तो उसके ओसिलेशन का टाइम पीरियड आपको पता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन एम बी। लेकिन b यहाँ पे क्या लिया जाता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। वर्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेट पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ऐसे लगा हुआ है वो मैग्नेट को सीधा रखता है, वो उसको ऑसिलेट कराता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका यूज होता है, अर्थ का, और उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसलिए मैं इसको बी एच लिखूंगा। तो ये वो टाइम पीरियड है जो ये दिखा रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि ये इस टाइम पीरियड की वैल्यू टी नॉट दे दी, ठीक है, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट दे दिया, बी एच की वैल्यू बी नॉट दे दी, तो यहाँ बी नॉट कर लो, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई एक तरीके से। अब इन्होंने कहा एन अपवर्ड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ आई इस्टेब्लिश इन द वर्टिकल वायर। ऐसे रखी थी ये मैग्नेट, उसके बराबर में हमने एक वायर रख दी, ऐसे ऐसे रख दी। अभी फिलहाल मैग्नेट ऐसे है, ये ऐसे,
हो सकता है इसका इधर नॉर्थ हो इधर साउथ हो, या उल्टा हो, इधर साउथ हो इधर नॉर्थ हो, ऐसे इसमें तो पता चल नहीं रहा। मान लिया मैंने इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं एक पॉसिबिलिटी को लेके सॉल्व कर रहा हूं, दूसरी को लेके आप कर लेना। मैंने इधर नॉर्थ मान लिया इधर साउथ, ऐसे रखिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ देखो ये नॉर्थ और ये साउथ ऐसे है, ठीक है। अब इसके बराबर में एक वायर रखी है ऐसे, इस तरह से एक वायर रखी है, ये रखी है, और उसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स घुमाओ, तो इसका फील्ड बाहर की तरफ बन रहा है। मतलब आपका जो फील्ड है इस मैग्नेट का, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने इधर नॉर्थ माना है इधर साउथ माना है, तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर से किधर चलता है, साउथ से नॉर्थ। तो साउथ इधर माना है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और इधर ही इधर मैग्नेटिक फील्ड किसका आ रहा है, अर्थ का। तो बाहर की तरफ आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट वो किस तरफ है, बाहर की तरफ, डॉट लगा दूं मैं, बाहर की तरफ है। और जो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है, वायर की डायरेक्शन में हमने थंब रखा और फिंगर घुमाई, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वायर का बी डब्ल्यू कह दूं मैं, वायर का मैग्नेटिक फील्ड वो भी बाहर है। तो अगर मैं इस मैग्नेट पे लगने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड देखूं, अच्छा देखो पहले ये वायर नहीं थी तो सिर्फ इस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था, लेकिन अब इस पे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में बाहर की तरफ लगे हुए हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट और प्लस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बी डब्ल्यू। अब वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां कितना होगा, तो वायर से ये मैग्नेट कितनी दूर है, आर डिस्टेंस। याद करो कोई वायर है और उससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए। मान लो कोई वायर है उसमें करंट है और उससे आर डिस्टेंस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। अब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी, 3 बी नॉट अपॉन 4। तो इसका मतलब बी डब्ल्यू की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे, बी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू इन्होंने यहां क्या दे रखी, 3 बी नॉट अपॉन 4 ये दे रखी है। तो 3 बी नॉट अपॉन 4 दे रखी है, तो इसको ऐड कर लो इसमें, 3 बी नॉट अपॉन में 4 बी डब्ल्यू। अब इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, तो 4 + 3 7 बी नॉट अपॉन में 4। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के ऊपर लग रहा है। जब इसका टाइम पीरियड निकालते हैं तो यहाँ पे जो फील्ड रखा जाता है वो उस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है जो मैग्नेट की डायरेक्शन में है। तो मैग्नेट की डायरेक्शन में लगने वाला, तब उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो पहला टाइम पीरियड तो टी नॉट है, पर नया क्या होगा अब, न्यू टाइम पीरियड, न्यू। तो न्यू जब इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऑन हो जाएगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब नया टाइम पीरियड आ जाएगा आई एम वही रहेगा, आई वही रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, कितना हो गया, बी नेट हो गया, बी नेट। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम, और बी नेट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 7 बी नॉट अपॉन में 4 ऊपर चला जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, यहां से जो नया टाइम पीरियड है टी न्यू, उसमें से 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर ले लोगे 2 आ जाएगा, 7 को नीचे से बाहर ले लोगे अंडर रूट 7 आ जाएगा, और बाकी बचा 2 पाई अंडर रूट में आई अपॉन में एम बी नॉट, और आई अपॉन में एम बी नॉट 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी नॉट की वैल्यू क्या थी, टी नॉट। तो इसकी पूरे की जगह टी नॉट रख दो, तो आंसर आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 7 इंटू में टी नॉट। ये है इस मैग्नेटोमीटर के अंदर लगी हुई मैग्नेट का नया टाइम पीरियड। जब हम वायर में करंट ऑन कर देंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। पहले सिर्फ यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ बी नॉट, लेकिन अब वायर का भी। लेकिन सर आपने जो ये माना है इसमें ये मान लिया कि इधर नॉर्थ इधर साउथ, उल्टा भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता था, उससे खुद कैलकुलेट करना आप, इधर साउथ इधर नॉर्थ। तो उस केस में क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर के बजाय अंदर चला जाएगा,
लेकिन जो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर रहेगा, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। माइनस हो जाएंगे तो तब टाइम पीरियड फिर कुछ और आएगा। तो मतलब इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, इस बार तो ये प्लस हुए हैं, फिर जब ये अपोजिट होंगे, एक बाहर की तरफ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वायर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप उससे उसका नया टाइम पीरियड बच्चों कैलकुलेट कर पाओगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे क्वेश्चन लगाना जो है वो अगले टॉपिक के शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन, तो उसको तो मैं कल वाली वीडियो से शुरू करूंगा। टॉपिक चेंज हो जाएगा। ये टॉपिक हमारा हो चुका है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। इसमें जितने भी सवाल थे, जितने तरीके के सवाल थे, हमने सारे कर लिए। ठीक है, और अब जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे उसके सवाल लगाएंगे। टॉपिक वाइज इसलिए रख रखे हैं मैंने ताकि हमें करने में आसानी रहे, आपको उनके फॉर्मूले रिवाइज करने में भी आसानी रहे। आपको पता रहे कि ये टॉपिक चल रहा है तो उसके फॉर्मूले रिवाइज करके और तब यहाँ पे करने बैठो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, अपने आप से लगाओ। फिर दिक्कत आती है वीडियो देखो, आंसर के लिए वीडियो देखो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन करते हैं यहीं कंप्लीट। कल नया टॉपिक और नई वीडियो के साथ शुरू करेंगे। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये मैं ज़रा सा बोल देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा सीरियसली लिया करो। आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी इस काम को करने में मज़ा आएगा। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता हूँ, पर वो आपको कितना अच्छा लगता है वो आपके इस प्यार पे डिपेंड करता है कि आप कितना सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना शेयर कर रहे हैं, सबको कितना बता रहे हैं। ठीक है, आपका तो थोड़ा छोटा सा काम है, हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन है। चलो बाकी कल करते हैं, कल मिलते हैं। ओके बच्चों।